एवरीवन, आज का टॉपिक है पंचशील ट्रीटी। 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ और उधर नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में एक लंबे संघर्ष के बाद चाइना में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से कम्युनिस्ट देश बना। वहाँ पर माओ जेडोंग राष्ट्रपति बने, जो एक विस्तारवादी नीति को मानने वाले थे। उनका मानना था तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सभी चाइना के ही हिस्से हैं और उनके पूर्ववर्ती सम्राटों ने अपनी कमज़ोर शासकीय नीतियों के तहत वो क्षेत्र दूसरों को दे दिए हैं और अब वक्त आ गया है कि चाइना को उन सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लेना चाहिए। उन्होंने इसी नीति को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 1950 में तिब्बत पर अटैक कर दिया। तिब्बत जो एक शांतिप्रिय देश था और भारत और चाइना के बीच में एक बफर जोन की तरह स्थापित था। अंग्रेज़ों ने तिब्बत को एक बफर जोन इसीलिए बनाया था ताकि चाइना के साथ वो डायरेक्ट संपर्क में ना आए और उनके बीच किसी तरीके का कोई मतभेद ना हो, किसी तरह की आक्रमणकारी नीतियों का प्रयोग उन्हें या चाइना को एक दूसरे के खिलाफ ना करना पड़े। इसीलिए उन्होंने तिब्बत को एक बफर जोन के रूप में स्थापित कर रखा था। अक्टूबर 1950 में जब चाइना ने तिब्बत पर अटैक किया तो उनकी इस नीति को हमारे तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक अनुचित कदम बताया और हमारे प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा और उन्हें सचेत करते हुए कहा कि हमें चाइना पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। वो हमारे साथ धोखा कर रहा है और उसने तिब्बत पर जिस तरह आक्रमण किया है ये एक अनुचित कदम है। हमें चाइना के साथ सभी तरीके के संभावित विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत करनी चाहिए और उसे रोकने के लिए जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आप उसकी सदस्यता की पहल कर रहे हैं उस पर आपको फिर से विचार करना चाहिए। और चूँकि ये ऑफ़र भारत को मिला है तो हमें चाहिए कि हम स्वयं यूएन में अपनी सदस्यता को प्राप्त करें, क्योंकि अगर हम चाइना को वहाँ पर सदस्य बना देंगे तो हो सकता है कि भविष्य में वो हमारे लिए हानिकारक साबित हो और चाइना असम, अरुणाचल प्रदेश को लेकर हो सकता है कि हमारे साथ भविष्य में विवाद करे। इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू पर के.एम. पनिक्कर और पंडित विजय लक्ष्मी पंडित जैसे लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था और ये लोग चाइना के हिमायती थे। उनका मानना था कि चाइना हमारा सहज और स्वाभाविक मित्र है, हमें उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए ताकि हम इस क्षेत्र में अपना विकास चाइना के साथ मिलकर कर सकें। पंडित नेहरू ने सरदार पटेल के पत्र पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, ना ही उसे कोई महत्व दिया। दुर्भाग्यवश दिसंबर 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो गई। 1951 में चाइना ने तिब्बत पर दलाई लामा के ऊपर बहुत दबाव डाला और उनसे एक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिए। दलाई लामा ने इस बारे में भारत को सूचित किया, लेकिन भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई। 1952 में भारत और चीन के बीच में बैठक हुई और सभी मुद्दों पर बातचीत हुई, पर चीन ने सीमा संबंधी किसी भी मुद्दे पर कोई बात नहीं व्यक्त की। पंडित नेहरू ने माना कि चाइना मैकमोहन लाइन और जॉनसन लाइन को भारत की स्वाभाविक सीमा रेखा मानने के लिए तैयार है और वो इस पर भविष्य में कोई विवाद नहीं करेगा। 1953 दिसंबर में फिर एक मीटिंग हुई और उसमें तय हुआ कि भारत और चाइना के बीच में एक ट्रीटी हो जानी चाहिए जिसमें तय हो जाए कि तिब्बत को लेकर हमें क्या कदम उठाने हैं और भविष्य में हमें आपस में किस तरीके के संबंध रखने हैं। तिब्बत को लेकर चाइना लगातार भारत से कह रहा था कि उसने तिब्बत पर अधिकार कर लिया है, इसलिए उसे उसका क्षेत्र मान लिया जाए। इसी वार्ता के तहत 29 अप्रैल 1954 में एक बैठक फिर हुई। इस बैठक से पहले
हमारे तत्कालीन विदेश सचिव गिरिजा शंकर वाजपेयी ने पंडित नेहरू को एक पत्र लिखकर कहा था कि अगर आप ट्रीटी करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिए, तिब्बत आप चाइना को देना चाहते हैं अवश्य दीजिए, लेकिन तिब्बत की कीमत पर हमें अपने सभी सीमा संबंधी जितने फैसले हैं उन पर एक स्पष्ट नीति चाइना के साथ तय कर लेनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में चाइना अन्य क्षेत्रों में भी अपने अधिकार को साबित करने का प्रयास करेगा और उन पर कब्जा करने के लिए अग्रसर होगा। इसलिए भविष्य में वैसे कोई कदम ना उठाए तो उसे रोकने का प्रयास करने के लिए तिब्बत के आधार पर हमें मैकमोहन लाइन और जॉनसन लाइन को भारत की सीमा रेखा आधिकारिक रूप से चाइना से डिक्लेयर करवा लेनी चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नेहरू ने विदेश सचिव के इस पत्र को कोई महत्व नहीं दिया और 29 अप्रैल 1954 को चाइना के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के साथ एक ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। यह ट्रीटी पंचशील ट्रीटी के नाम से जानी जाती है। ट्रीटी, पंचशील ये शब्द कहाँ से आया और इस ट्रीटी का नाम पंचशील क्यों पड़ा, आइए अब हम इस बारे में बात करते हैं। पंचशील शब्द बौद्ध अभिलेखों में पाया जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के जीवन में 5 निषेध अनिवार्य हैं, जिनका पालन हर बौद्ध भिक्षु को करना पड़ता है और इन्हें पंचशील कहा जाता है। ये 5 शील हैं: झूठ ना बोलना, हत्या ना करना, नशा ना करना, व्यभिचार ना करना और चोरी ना करना। इन 5 बातों का पालन हर बौद्ध भिक्षु अपने संपूर्ण जीवन में करता है। पंडित नेहरू को लगा कि चाइना एक बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है, तो उसके द्वारा इन पंचशील का महत्व उनके जीवन में बहुत होगा। वो भी 5 बातों को हमेशा मानेंगे और उनका पालन करेंगे। इसी नीति के तहत उन्होंने 5 सिद्धांत पंचशील ट्रीटी में प्रतिपादित किए और इसे उन्होंने पंचशील ट्रीटी की आत्मा करार दिया। ये 5 सिद्धांत थे: एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। दूसरा उन्होंने पॉइंट रखा था, हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा प्रिंसिपल उन्होंने जो प्रतिपादित किया था वो था कि हम एक दूसरे के जो इंटरनल अफेयर्स हैं, आंतरिक मामले हैं, उनमें कोई भी दखलंदाजी नहीं करेंगे। चौथा पॉइंट था, हम एक दूसरे के साथ परस्पर लाभकारी संबंध बनाएंगे जो समानता पर आधारित होंगे। और 5वां और लास्ट पॉइंट था पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इन 5 बातों का पालन भारत और चीन दोनों ही देशों को करना था। चीन ने इन सभी बातों पर अपनी सहमति जता दी थी और इसके बाद भारत और चीन के बीच में पंचशील ट्रीटी हुई। इस ट्रीटी में भारत ने तिब्बत को चीन का एक अधिकार क्षेत्र मान लिया और 1904 में एंग्लो तिब्बतन ट्रीटी के तहत भारत को जो भी तिब्बत के संबंध में निर्णय लेने के अधिकार मिले थे वो सब उन्होंने चीन को सौंप दिए। इसमें तिब्बत की सुरक्षा से संबंधित अधिकार थे, उनकी जो डाक तार विभाग से संबंधित अधिकार थे, या जो उनके यहाँ जो और भी मामले थे जिन पे भारत अपने निर्णय लेता था, वो सारे अधिकार पंडित नेहरू ने चाइना को सौंप दिए। लेकिन उन्होंने इस ट्रीटी में इस बात का भी उल्लेख किया कि तिब्बत जो है वो एक स्वायत्त शासी क्षेत्र बना रहेगा। रक्षा विषय को छोड़कर जो चाइना के अंडर में होगा, उस एक विषय को छोड़कर तिब्बत अपने सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होगा। दलाई लामा वहाँ के शासक बने रहेंगे, उनके अधिकार यथावत रहेंगे। वो भारत के साथ जैसे ट्रेडिशनल रिलेशंस हैं उनको कायम रख सकते हैं। भारत और तिब्बत के बीच में जो ट्रेडिशनल ट्रेड होता है उस पर भी चाइना कभी कोई आपत्ति नहीं करेगा। भारत और तिब्बत के बीच में परस्पर लाभकारी संबंध बने रहेंगे। चाइना ने इस ट्रीटी को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद भारत और
तिब्बत के बीच में जो एक लंबे समय से एक संपर्क बना हुआ था वहाँ से वो ख़त्म हो गया। तिब्बत चाइना का एक अधिकार क्षेत्र मान लिया गया। लेकिन चाइना ने इस ट्रीटी का पालन नहीं किया। वो लगातार तिब्बत में अतिक्रमण करता रहा, वहाँ अपनी सेनाओं का विस्तार करता रहा ताकि उस क्षेत्र में वो अपनी पकड़ बना सके। दलाई लामा तिब्बत के इन सभी फैसलों से बहुत परेशान थे। दलाई लामा को भी लगातार परेशान किया जा रहा था कि वो अपने अधिकार छोड़ दें। अंततः दलाई लामा को 1956 में भागकर भारत आना पड़ा और पंडित नेहरू से मिलकर उन्होंने चाइना की जातियों के बारे में बताया जो तिब्बत की जनता के साथ चाइना कर रहा था। पंडित नेहरू ने दलाई लामा को समझा बुझाकर वापस भेज दिया और कहा कि वो इस बारे में चाइना से बात करेंगे, जबकि दलाई लामा चाहते थे कि भारत उन्हें राजनीतिक शरण दे दे। लेकिन पंडित नेहरू चीन के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो दलाई लामा के साथ उतने नरम नहीं रहे जितना उन्हें होना चाहिए था और ट्रीटी तोड़ने के लिए उन्हें चाइना के खिलाफ जो कदम उठाने चाहिए थे वो भी उन्होंने उस समय नहीं उठाए। चांस की बात है कि उसी समय चाओ एन लाई जो चाइना के प्रधानमंत्री थे वो भी भारत आए हुए थे। दलाई लामा को वापस भेजने के बाद नेहरू ने चाओ एन लाई के साथ जो मीटिंग की उसमें उन्होंने तिब्बत के विषय में भी बात की। उन्होंने कहा कि तिब्बत को जो स्वायत्तता मिली हुई है उसका पालन चाइना को करना चाहिए क्योंकि उसने उस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। चाओ एन लाई ने कहा कि आप परेशान मत होइए, हम वापस जाएंगे और तिब्बत के विषय में जो भी आपकी शिकायतें उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। मीटिंग ख़त्म हो गई, चाओ एन लाई अपने देश वापस चले गए। लेकिन चाइना ने भारत के साथ किए किसी भी समझौते का पालन नहीं किया और 1957 सितंबर में एक खबर चीनी अखबार में प्रकाशित हुई कि चाइना के सिक्यांग प्रोविंस से एक सीधी सड़क तिब्बत को जोड़ दी गई है और ये सड़क हमारे अक्साई चीन एरिया, भारत का जो अक्साई चीन एरिया था वहाँ से होकर जा रही थी। ये खबर नेहरू के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि चाइना ने उनके साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने एक पत्र चाओ एन लाई को लिखा और कहा कि जब हमारे आपके बीच में ये बात तय हो चुकी है कि मैकमोहन लाइन और आपकी जॉनसन लाइन हमारी सीमा रेखा है, तो फिर आपने हमारे अक्साई चीन एरिया से अपनी सड़क क्यों निकाली। चीन ने इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया भारत को नहीं दी। उधर तिब्बत में चाइना के खिलाफ विद्रोह हो गया। ये विद्रोह काफ़ी उग्र था। चाइना ने दलाई लामा को पीकिंग यानी कि अब जो बीजिंग कहलाता है वहाँ वार्ता करने के लिए बुलाया। दलाई लामा समझ गए कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मार दिया जाएगा, इसलिए वो भागकर भारत आ गए। इस बार पंडित नेहरू को अपनी भूल चुकी समझ में आ गई थी, इसलिए 1959 में जब दलाई लामा भारत आए तो वो उनसे मिलने मसूरी गए और उन्हें राजनीतिक शरण देना स्वीकार कर लिया। इस कदम को चाइना ने अपने क्षेत्र में दखलंदाजी माना और उसने एक पत्र पंडित नेहरू को लिखा और कहा कि वो अभी तक और कामों में व्यस्त था, इसलिए भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा संबंधी समस्याएं हैं उनके ऊपर उसने कोई पहल नहीं की थी, उनको शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया था। लेकिन अब वो इस बारे में बात करना चाहता है। अक्साई चीन हमारा एरिया है, हम इस पर अपना अधिकार मानते हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम भी चीन का ही हिस्सा है। नेहरू ने इसका विरोध किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 1962 में जब इस ट्रीटी को 8 साल कंप्लीट हुए और ये ट्रीटी समाप्ति की ओर थी, तब भारत पर एक अटैक हुआ। चाइना ने ये अटैक किया और अक्साई चीन का एरिया उसने पूरी तरह से अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और
1914 में जो शिमला ट्रीटी इंडिया, तिब्बत और चाइना के बीच में हुई थी, उसको पूरी तरह से नकार दिया। इस ट्रीटी के तहत चाइना ने एक्सेप्ट किया था कि मैकमोहन लाइन, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम भारत के अंग हैं, और अक्साई चीन में जो एरिया है वो भारत के अंग है, उन सबको उसने अपना क्षेत्र घोषित कर दिया। इस तरह यह ट्रीटी विफल हो गई। आज मैंने पंचशील ट्रीटी के बारे में आपको इसलिए बताया कि जब 2017 में चाइना और भारत के बीच में डोकलाम को लेकर विवाद हुआ था, उस समय चाइना ने भारत को नसीहत दी थी कि हमें पंचशील ट्रीटी का पालन करना चाहिए। अभी फ़िलहाल जो भारत और चीन के बीच में तनाव चल रहा है, इस विषय को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री सीताराम येचुरी जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी को सलाह दी थी कि हमें पंचशील ट्रीटी के तहत चाइना के साथ अपने सभी संबंध जो तनाव चल रहे हैं उन सबको दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए और सहज स्वाभाविक संबंध बनाने चाहिए। अब प्रश्न है कि क्या पंचशील ट्रीटी का पालन करने की सारी जिम्मेदारी भारत की ही है? अगर हम शुरू से देखें तो पंचशील की जो आत्मा कही गई थी, जो 5 प्रिंसिपल्स हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने तय किए थे, उन 5 प्रिंसिपल्स की हत्या किसने की? उत्तर है चाइना ने। उस ट्रीटी को किसने तोड़ा? उत्तर है चाइना ने। अब भारत को चाहिए कि वो चाइना पर दबाव बनाने के लिए इस ट्रीटी का इस्तेमाल करे और विश्व मंच पर चाइना की इस नीति का खुलासा करे कि किस तरह चाइना ने तिब्बत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और उस पर अपना कब्जा जमा लिया। दलाई लामा को किस तरह उसने अपने ही राज्य से बेदखल कर दिया। दलाई लामा को फिर से तिब्बत में पुनर्स्थापित करने का प्रयास भारत को करना चाहिए। तभी संभव है कि हम चीन के साथ एक बराबरी के हिस्से में आए, क्योंकि चीन लगातार हमारे हर क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है और हमें दबाने का प्रयास कर रहा है। अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की आवश्यकता है। चीन को न केवल तिब्बत के मुद्दे पर घेरा जा सकता है, बल्कि ताइवान, जिसको वो स्वतंत्र देश मानने को तैयार नहीं है, उसे भी यूएन में एक सदस्य देश का दर्जा दिलवाकर भारत उस पर एक दबाव बना सकता है। हांगकांग में वो जिस तरीके से स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास कर रहा है, उसके खिलाफ भी भारत को एक विश्व मंच पर एक साझेदारी करनी चाहिए। आज का मेरा वीडियो यहीं तक। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। थैंक यू।